नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना के खिलाफ जंग में अब देश में टीकाकरण की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी ये पता नहीं है कि वैक्सीन कब तक आ पाएगी, लेकिन पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में बताया है कि भारत वैक्सीन पर नजर रखे हुए है। कोरोना वैक्सीन पर इस समय कई देशों में काम चल रहा है और पीएम मोदी के मुताबिक केंद्र सरकार सभी लोगों से संपर्क में है। और इनके अलावा प्रधानमंत्री ने बैठक में बताया कि कोरोना से हर नागरिक का जीवन बचाना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन बिना वैज्ञानिक कसौटी पर परखे कोई भी वैक्सीन किसी को नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही वैक्सीन कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों तक पहुंचेगी, इस पर भी तैयारी शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि राज्यों से मिलकर वैक्सीन देने का आधार तय किया जाएगा। साथ ही वैक्सीन के रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज के लिए पीएम मोदी ने राज्यों से सुझाव मांगे हैं। वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी दो मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। कोरोना काल के बीच बड़ी खबर आ रही है बैठक से, जिसमें पीएम मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की आने वाली वैक्सीन पर खुलकर बात की है। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि टीकाकरण से पहले ही उनके साइड इफेक्ट्स की आशंका से निपटने के लिए तैयारी को पूरा कर लिया जाए। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना है। कोरोना वैक्सीन पर बहुत बड़ी खबर, टीकाकरण की निगरानी के निर्देश, वैक्सीन के साइड इफेक्ट की आशंका। इस वक्त पूरी दुनिया आदत वैक्सीन की आस में टकटकी लगाए देख रही है। कोरोना वायरस का विकराल रूप दुनिया को तबाही की उस दलदल में ले जा रहा है जहां एक सदी की मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसी बर्बादी को टालने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक बड़ी बैठक की। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश दे करके सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को कुछ बेहद जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है टीकाकरण को लेकर, क्योंकि बैठक में कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर आशंका जताई गई है। इसी आशंका के चलते बैठक में राज्यों को जिला स्तर पर तैयार रहने को कहा गया है। बैठक में केंद्र की तरफ से राज्यों को टीकाकरण के दौरान साइड इफेक्ट की निगरानी रखने को कहा गया है। राज्य सरकारों को टीकाकरण की मॉनिटरिंग को लेकर पहले से तैयारी करने को कहा गया है। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था।
ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। इस वक्त देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन को लेकर खोज अपने आखिरी पड़ाव पर है। हालांकि कोई भी पुख्ता दावा के साथ ये नहीं कह सकता कि कोरोना वैक्सीन कब तक आम लोगों को मुहैया हो जाएगी, लेकिन इतने बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए तैयारियां भी बड़े पैमाने पर करनी होगी। प्रधानमंत्री की आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान भी इन्हीं तैयारियों पर गंभीर चर्चा देखने को मिली। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं। इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। राज्य सरकारों को सतर्क करते हुए अमित शाह ने कहा, यूरोप और अमेरिका में मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें मास्क के इस्तेमाल को जरूरी बनाए रखना है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें पालन करना है। इस दौरान कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए दावा किया कि 10 नवंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा 8,600 केस सामने आए। 10 नवंबर के बाद मामलों में तेजी से कमी आ रही है। उम्मीद है कोरोना के केस में इसी तरह गिरावट आती रहेगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने ये भी दावा किया कि दिल्ली में पराली की वजह से हालात बेकाबू हुए हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि राज्य में कोरोना के मरीजों का इलाज ठीक से चल रहा है। इसके साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने राज्य के बकाया जीएसटी का पैसा जारी करने की अपील भी की है। खबर के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को बताया कि कोरोना के मरीजों के इलाज से राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य में बिहार, झारखंड, ओडिशा से लोग इलाज कराने आते हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी दावा किया कि बांग्लादेश, भूटान से भी बंगाल में लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश में कोरोना बढ़ता है तो उसका असर बंगाल पर भी पड़ता है। ममता बनर्जी ने ये भी दावा किया कि राज्य सरकार के प्रयासों से कोरोना से होने वाली मौतों में कमी आई है। इस बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर सवाल उठाए, साथ ही कुछ बेहद अहम बातों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, वैक्सीन कब आएगी इसका समय हम तय नहीं कर सकते, ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है। वैक्सीन निर्माण वैज्ञानिकों के हाथ में है। कुछ लोग इसे लेकर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। कोरोना काल का ये ऐसा मुश्किल दौर है जो किसी के कांटे नहीं कट रहा। हर कोई इसकी काट चाहता है। यही वजह है कि वैक्सीन को लेकर जो चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, वो उम्मीद तो बंधाती हैं, साथ ही सरकार और सिस्टम के धैर्य की परीक्षा भी ले रही हैं। और मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक में ही गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को कोरोना से सतर्क रहने की सलाह दे दी है। बैठक में गृह मंत्री ने कहा है कि यूरोप और अमेरिका में मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें भी सावधान रहना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ मास्क के इस्तेमाल को जरूरी बनाए रखना होगा। और इसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने आगामी दिनों की जानकारी देते हुए कहा है कि दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। देश के लिए ये गर्व का विषय है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने का काम हमारे वैज्ञानिक, हमारी कंपनियां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जल्दी पूरा करेंगी, इसकी संभावना है। वैक्सीन जिसका भारत देश में भी 2 प्रकार की वैक्सीन का निर्माण होकर के उसका ट्रायल चल रहा है। दुनिया के कई देश भी वैक्सीन बना रहे हैं। तो हमारे ट्रायल का 3rd फेज इस समय शुरू हुआ है
बहुत जल्दी थर्ड फेज समाप्ति के बाद ये आम नागरिक के लिए भी उपलब्ध हो, तो इसके लिए भी आज योजना रचना बनाने के लिए कहा है। कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार पर पीएम मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया। दिल्ली समेत देश में इस वक्त 8 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस बेशुमार चुनौतियां लेकर आया है। कोरोना की लहर लोगों को अपने शिकंजे में कसती जा रही है और ये बड़ा कारण है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ एक साझा युद्ध छेड़ दिया है। देश में कोरोना की सुनामी, 8 राज्यों पर बड़ा खतरा, वायरस पर काबू की कोशिश, एक्शन में केंद्र सरकार। नवंबर में कोरोना की ऐसी लहर उठी है कि देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल तो देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां लगातार चौथे दिन 100 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। दिल्ली में 20 नवंबर को 6,608 नए मरीज सामने आए, जबकि 118 लोगों की मौत हो गई। 21 नवंबर को 5,879 नए मरीज सामने आए, जबकि 111 लोगों की मौत हुई। 22 नवंबर को 6,746 नए मरीज सामने आए, जबकि 121 लोगों की मौत हुई। तो वहीं 23 नवंबर को 4,454 नए मरीज सामने आए, जबकि 121 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 4 दिन में 441 लोगों की मौत। दिल्ली में 8,500 के पार मौत का आंकड़ा। हालांकि दिल्ली के लिए राहत की बात बस इतनी ही रही कि इस दौरान बीते 24 घंटे में 7,200 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। यानी एक दिन में पीड़ित मरीजों की तुलना में सही होने वाले मरीजों की तादाद अच्छी खासी है। लेकिन कोरोना काल में ऐसे आंकड़े लगातार धोखा देते नजर आए हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार भी किसी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है। और इसीलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश दे करके सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। कोरोना का लगातार बढ़ता ग्राफ एक ऐसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें लापरवाही की बहुत भारी कीमत किसी भी राज्य को चुकानी पड़ सकती है। यही वजह है कि सरकार उन 8 राज्यों को लेकर बेहद फिक्रमंद है जहां कोरोना की प्रचंड लहर बह रही है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और केरल, ये वो 8 राज्य हैं जहां कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने सत्ता और शासन के सामने चुनौतियों को और बड़ा कर दिया है। और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उधर दिल्ली से सटे राज्य उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना अपना रंग दिखाने लगा है। यूपी में 24 घंटे में 2,067 मरीज। यूपी में 24 घंटे में 23 लोगों की मौत। यूपी में सबसे बुरा हाल बड़े शहरों का है, जहां कोरोना के मामलों ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ में 315, मेरठ में 208 नए मरीज, गौतम बुद्ध नगर में 160 मरीज, गाजियाबाद में 126, कानपुर में 125, आगरा में 98, वाराणसी में 78 और प्रयागराज में 67 नए केस दर्ज किए गए हैं। और इसी वजह से यूपी में शादी समारोह को लेकर नए दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। शादी समारोह में केवल 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज होम में एक बार में 50 लोगों के ही शामिल होने को मंजूरी है।
शादी में बैंड और डीजे पर पाबंदी लगाई गई है। बुजुर्गों और बीमार लोगों के शादी में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, वैक्सीन मुहैया कराने को लेकर भी राज्य सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं, ताकि अगर कोई वैक्सीन आए तो उसे सही वक्त पर सही व्यक्ति के पास तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। इसलिए कोविड-19 के टीकाकरण की सफलता के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में 15 दिसंबर 2020 तक कोल्ड चेन की मजबूत व्यवस्था प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी, जिससे वैक्सीन की गुणवत्ता में कोई भी कमी न आ पाए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली की वजह से यूपी में केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या तैयारी है? हमारी तैयारी तो मार्च से हमने जो तैयारी शुरू की थी वो आज हमने और उसको सुदृढ़ किया है और मजबूत किया है। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपने पांव पसार रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकार को 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से कोरोना की रोकथाम के लिए कई और दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक शादी समारोह में 200 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रह सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। 15 दिसंबर तक सभी बसें 50% सवारी के साथ चलेंगी। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं को मार्च 2021 में कराने का फैसला लिया गया है। नाइट कर्फ्यू 8 PM टू 6 AM इन द मॉर्निंग जो है वो 4 जिलों में लागू किया है। शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू, जहां पर इसके केसेस जो है वो कोविड के ज्यादा देखे जा रहे हैं। वहीं गुजरात के अलग अलग शहरों में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। यही वजह है कि सरकार के दिशा निर्देश और सख्त हो गए हैं। राजकोट से आई ये तस्वीरें रात के कर्फ्यू की हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे कोरोना के खतरे की वजह से सड़क पर सुई पटक सन्नाटा पसरा हुआ है। राजस्थान के कई जिले इस वक्त कोरोना के कहर से जूझ रहे हैं। राज्य पर यह कोरोना का दूसरा बड़ा हमला है, लिहाजा राजस्थान के 8 जिलों में रात्रि कर्फ्यू जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा जैसे जिलों में 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। शादी विवाह से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनको भी छूट दी गई है। लोग जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, या फिर कोई एयरपोर्ट पे उतर रहा है, कोई रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे उतर रहा है, तो उसको भी नाइट कर्फ्यू के दौरान आने जाने की छूट है। और उसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है, बस वो अपना आई कार्ड दिखा दें, अपना रीज़न बता दें, उनके पास टिकट वगैरह उसको दिखा दें, इतना पर्याप्त होगा। मिजोरम में कोरोना विस्फोट। मिजोरम में 24 घंटे में 50 मरीज। कोरोना की ये लहर मिजोरम पर भी भारी पड़ रही है। यहाँ के लगभग हर जिले को अब कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या यहाँ 502 ही है, लेकिन आने वाले दिनों में खतरे की लकीर और गाढ़ी होती जा रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रूस ने कोरोना की सबसे सस्ती और कारगर दवा बनाने का दावा किया है। रूस के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी 95% कारगर है और इसकी कीमत $10 से भी कम होगी, यानी इसकी कीमत 800 रुपए से कम होगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक स्पुतनिक वी की वैक्सीन 2 डोज की होगी, जिसका उत्पादन भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी होगा। फिलहाल स्पुतनिक वी का दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल भारत और कुछ और दूसरे देशों में जारी है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। नीरज, क्या जानकारी इस बहुत बड़ी और अहम खबर से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी और खासकर वैक्सीन निर्माण की बात और उसको डेवलप करने की बात है तो अपने आप में न सिर्फ रूस के लिए बल्कि दुनिया के लिए बड़ी खबर है। और अब से थोड़ी देर पहले आरटीआईएफ वो संस्था है जिसने वहां स्पुतनिक वैक्सीन के निर्माण के लिए निवेश किया है। और इसके अलावा जो रिसर्च सेंटर है रूस का, उन्होंने आधिकारिक बयान जारी करके ये बताया है कि 95% तक ये जो वैक्सीन होगा ये लोगों पे प्रभावी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में
जनवरी में ये उपलब्ध होना शुरू होगा लोगों को, और इसकी कीमत 750 रुपये से भी कम होगी। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर की कीमत देखें अगर भारत के रुपए की तुलना में, तो अभी 74 रुपए है, तो 750 रुपये से कम कीमत में लोगों को मिलेगा। और 2 डोज यानी एक डोज की कीमत 750 रुपये होगी, 2 डोज आपको 1500 से कम रुपए में मिल जाएगा भारत में। जी, लगातार आप ट्रैक करेगा, अपडेट से आपके पास आते रहेंगे। कोरोना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के मामले बढ़ने के लिए पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने और उससे होने वाले प्रदूषण को बड़ा कारण बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने के मामलों में हस्तक्षेप की भी अपील की है। पीएम मोदी आज पहले चरण में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे और बैठक में अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 10 नवंबर को सबसे ज्यादा 8600 कोरोना के मामले सामने आए थे। इसके बाद मामलों में कमी आ रही है और उम्मीद है कि कोरोना के केस में गिरावट आती रहेगी। और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के जो अस्पताल है वहां 1000 आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने की भी अपील की है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने भयानक रूप ले लिया है। लगातार चौथे दिन दिल्ली में कोरोना से हुई मौत ने 100 का आंकड़ा पार किया है। बीते 10 दिन में कोरोना की वजह से 1000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। यहां कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली के अस्पताल कोरोना मरीजों से भरे हैं और लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने और डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए जूझ रही है। दिल्ली में कोरोना से मौत का डराने वाला आंकड़ा। सोमवार को कोरोना से 121 लोगों की मौत। लगातार चौथे दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में हर घंटे 5 मरीजों की मौत। ये आंकड़े देश की राजधानी दिल्ली के हैं, जहां इस महीने छठी बार एक दिन में 100 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत का सच उजागर हुआ है। दिल्ली में कोरोना महामारी से अब तक 8512 लोगों की मौत हो चुकी है। बसें चलने लगी, मेट्रो ट्रेन चलने लगी, बाजार खुल गए और बदले हालात में मास्क को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई। लेकिन बढ़े जुर्माने के बावजूद कोरोना का कहर नहीं रुक रहा। यकीन ना आए तो बीते 7 दिनों के आंकड़ों पर ही नजर डाल लीजिए। 23 नवंबर को कोरोना की वजह से 121 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 नवंबर को भी कोरोना ने इतने ही लोगों की जान ली थी। 21 नवंबर को कोरोना से 111 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 नवंबर को 118 कोरोना मरीजों की जान चली गई। इससे पहले 19 नवंबर को 98 तो 18 नवंबर को रिकॉर्ड 131 लोगों की जान कोरोना ने ले ली। इसी तरह 17 नवंबर को भी 99 लोगों की कोरोना से मौत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि दिवाली के बाद दिल्ली में कोरोना की मौत में बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं दिनों दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ा था। इसीलिए दिल्ली सरकार बस मेट्रो से लेकर बाजार तक को दी गई छूटों से बचकर सारा ठीकरा प्रदूषण पर फोड़ती नजर आई। पीछे जो पराली के जलने से जितना पॉल्यूशन हुआ था, इसकी वजह से केस खराब हुए। जितना पॉल्यूशन था, जो कोविड से पीड़ित थे उनके केस काफ़ी ख़राब हुए और उसकी वजह से डेथ में काफ़ी इजाफा हुआ। अब पिछले 3-4 दिन से पॉल्यूशन कुछ कम है, तो इसका इफेक्ट धीरे धीरे 2-3 हफ्ते में देखने को मिलेगा, डेथ कम होगी। सरकार की दलील एक तरफ, आंकड़े दूसरी तरफ। आंकड़े कह रहे हैं कि दिल्ली में टेस्ट बढ़े तो कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई। आंकड़ों के मुताबिक 20 नवंबर को 62,425 टेस्ट हुए, जिनमें 6,608 नए कोरोना मरीज मिले। 21 नवंबर को 45,562 टेस्ट हुए, जिनमें 5,879 नए कोरोना मरीज मिले। 22 नवंबर को 24 घंटे में 54,893 टेस्ट हुए तो 6,746 नए केस मिले। और 23 नवंबर को 24 घंटे में 37,307 टेस्ट हुए तो कोरोना के 4,454 नए मरीज सामने आए। जब हालात इस कदर बेकाबू हों तो फटकार तो पड़नी ही थी। सो सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त हुआ तो
तो दिल्ली सरकार से 27 नवंबर तक कोरोना पर स्टेटस रिपोर्ट मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि 2 हफ्ते में हालात कैसे बिगड़े और कोरोना की बढ़ती रफ्तार से दिल्ली कैसे निपट रही है, वो बताए। अब सरकार एक्टिव है और दिल्ली में मास्क को लेकर जुर्माना बढ़ाने और चालान काटने से लेकर अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। आईटीबीपी ने भी दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 3000 करने का ऐलान किया है। ये सभी बिस्तर ऑक्सीजन की सुविधा से लैस होंगे। हमारी कैपेसिटी और डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, जो बाकी सीएपीएफ से भी डॉक्टर आए हैं, नर्सिंग स्टाफ भी आया है, फार्मासिस्ट भी आए हैं। तो आज के दिन हमारी 3000 तक की कैपेसिटी को कैटर करने के लिए पूरा हमारे पास मेडिकल स्टाफ है। मौजूदा समय में बात करें तो दिल्ली में आईसीयू में वेंटिलेटर की सुविधा वाले खाली बिस्तरों की संख्या तेजी से घट रही है, इसलिए सरकार फिक्रमंद है। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन दिल्ली के कमला नगर में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। दिल्ली सरकार का दावा है कि मार्केट और दूसरे बाजारों में भीड़ को कम किया जा रहा है, लेकिन कमला नगर मार्केट की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। कमला नगर मार्केट में खरीदारी के लिए भारी भीड़ दिखाई दी। यहां तक कि किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह तक नहीं की और न ही प्रशासन की तरफ से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाया। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि ज्यादातर लोग मास्क लगाए हुए दिखे, लेकिन जिस तरह से मार्केट में भीड़ दिखाई दे रही है कोरोना के हालात को देखते हुए वो बेहद खतरनाक है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के कमला नगर मार्केट में और क्या है मार्केट का हाल, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कमला मार्केट की, जहां पर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से भारी भीड़ साथ साथ चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो मास्क पहने हुए हैं लेकिन उसे नीचे किए हुए हैं। ऐसे में ये तस्वीरें भयावह है जिस तरीके से लगातार दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर की तैनाती भी हमें मार्केट में नहीं नजर आई है। पुलिस तैनात है लेकिन वो एक तरफ तैनात है। ऐसे में यहाँ पर कोई जो व्यवस्था है उसको मेंटेन कराने के लिए भी कोई नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर खास बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर 2000 के चालान किए गए हैं, बावजूद उसके कोई असर कम से कम इस मार्केट में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से फैटेलिटी रेट बढ़ रहा है, मौत बढ़ रही है, जिस तरीके से संकट गहरा रहा है, लेकिन यहाँ कमला नगर मार्केट में लोग इस संकट से बेफिक्र नजर आ रहे हैं। दिल्ली से जहां मास्क ना लगाने पर जुर्माने की कार्रवाई तेजी से हो रही है, मास्क लगाने के नियम पर पुलिस काफी सख्त है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पुलिस की सख्ती से चेकिंग जारी है। कई इलाकों में लोगों के चालान काटे जा रहे हैं तो कुछ जगह दिल्ली में ऐसी भी हैं जहां लोग जागरूक नजर आए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के जुर्माने की रकम बढ़ाने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला करना भी जारी रखा है और बीजेपी नेता विजय गोयल दिल्ली की सड़कों पर उतरकर लोगों को मुफ्त में मास्क बांटते नजर आए। दिल्ली में कोरोना से हर घंटे जा रही है 5 लोगों की जान। बगैर मास्क पर भारी जुर्माने के बाद दिखने लगा असर। दिल्ली में मास्क पर सियासी घमासान तेज। देश की राजधानी दिल्ली के लिए कोरोना सबसे बड़ा काल बनकर सामने आया है। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल भी मान रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, जिसे काबू में करने में सरकार को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिसके बाद पीएम मोदी भी कोरोना के खिलाफ मोर्चे पर आ गए हैं। आज पीएम के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में दिल्ली सरकार ने सफदरजंग अस्पताल में 1000 बेड देने की पीएम से मांग की है। दिल्ली सरकार ने बिना मास्क के दिखने वालों पर तगड़ा जुर्माना लगा दिया, जिसके बाद अब कई इलाकों में लोग सावधानी बरतते नजर आ रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर खास तौर पर पुलिस सख्ती बरत रही है। दिल्ली के जो ज्यादातर इलाके हैं वहां पर सिविल डिफेंस एनफोर्समेंट टीम और कहीं कहीं दिल्ली पुलिस लगातार मुहिम छेड़े हुए है, जहां पर लोग जो मास्क नहीं पहनते उनका चालान किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस के डेटा के अनुसार पिछले 3 दिनों में कल सबसे कम चालान कटे हैं। आज भी सुबह से स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे मिल रहे हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं या ढंग से मास्क नहीं पहनते, उनका चालान काटा जा रहा है। उधर दिल्ली के चिराग दिल्ली के इलाके में जुर्माने की सख्ती से कार्रवाई का असर साफ दिखा। लोग जागरूक नजर आए और मास्क पहनकर सड़कों पर निकले।
फिलहाल सुबह से आज यहाँ पर एक भी चालान नहीं काटा गया है, क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं। जिस तरीके से सख्ती बरती गई है, 500 का चालान 2000 कर दिया गया है, और उसके बाद से हर कोई जब अपने घरों से बाहर निकल रहा है तो मास्क लगा कर निकल रहा है। और यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस जितने भी इलाके हैं, दिल्ली के जितने भी सड़क हैं, उन सभी सड़कों पे इस तरीके से पिकेट लगाकर उन लोगों पर नज़र बनाए हुए हैं जो सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकले हैं अपने दफ्तर जाने के लिए या फिर कहीं और जाने के लिए। वो हर कोई शख्स आज जागरूक है और अपने घरों से बिना मास्क पहने नहीं निकला है, यानी हर कोई शख्स मास्क पहना हुआ है। आंकड़ों पर नजर डालें तो हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि यहाँ हर घंटे में 5 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार रहे हैं। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 121 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि इसी दौरान 4454 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 37,329 हो गई है। राजधानी में संक्रमण की दर 11.94% है, जबकि राहत की बात है कि रिकवरी दर 91.42% है, यानी ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या की वजह से बीजेपी को भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया और सरकार और विपक्ष के बीच सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी नेता विजय गोयल सड़कों पर उतरकर लोगों को मास्क बांटते दिखे और दिल्ली सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूके। बीजेपी नेता विजय गोयल कनॉट प्लेस में मास्क वितरण कर रहे हैं और देखिए सबसे अहम बात, एक बैनर लिया हुआ है और लिखा है कोरोना और केजरीवाल से बचें, फ्री मास्क वितरण। इस मैसेज का क्या मकसद है? गोयल साहब से पूछते सर, ये जो आपने लिखा है कोरोना और केजरीवाल से बचो, क्या मकसद है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये पहले कोरोना की मार पड़ रही थी और अब मैंने देखा दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। हाँ। और केजरीवाल साहब ने 500 के मास्क के 2000 रुपये जुर्माना कर दिया है। अब मैं कह रहा हूँ अगर आपने जुर्माना कर दिया है जी, तो कम से कम उसको 2000 के मास्क दे दो बदले के अंदर। उधर दिल्ली के उत्तरी नगर निगम में महापौर ने अपने घर पर ही मास्क बैंक खोल दिया, जिससे जरूरतमंद वहां से मास्क ले सकें। और तो और यहां मास्क दान करने की सुविधा भी रखी गई है। उत्तरी नगर निगम का महापौर का घर है, जिसके बाहर ये मास्क बैंक तैयार किया गया है। तमाम लोग जो मास्क लेना चाहते हैं उनके हाथ को सबसे पहले सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद मास्क जो है वो उन्हें दिया जा रहा है। जयप्रकाश जी यहाँ पर हैं। जयप्रकाश जी, किस लिए इसे शुरू किया गया, क्या सोचती हैं? देखिए, जब तक दवाई नहीं आएगी, जब तक सबसे बड़ा जो कवच है कोरोना से लड़ने का वो हमारा मास्क है। दिल्ली सरकार ने तो मास्क देने का अभियान चलाया नहीं, लेकिन हमने जगह जगह मास्क बैंक खोले हैं। मास्क बैंक के माध्यम से जो गरीब लोग हैं जो मास्क नहीं खरीद सकते, हम उनको मास्क दे रहे हैं। बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए लोग भी अब डरने लगे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन के नियम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। सरकार की तरफ से जो सख्त कदम उठाने चाहिए बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। मार्केट्स वगैरह में बहुत रश है और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। 2000 का चालान किया है बिना मास्क वालों को, लगातार चालान भी हो रहे हैं अलग अलग लोगों के। लगता है कि ये फैसला सही है? नहीं, 2000 वाला सही नहीं है। अच्छा, ये सही नहीं। लेकिन जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको कम से कम ये डर रहेगा कि ज्यादा चालान है तो पहनेंगे मास्क। ये कह सकते हो आप। हाँ। उस हिसाब से 2000 वाला ठीक है। लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, अब डर लगना शुरू हो गया है। अब डर लगता है दिल्ली में रहते हुए और इसको रोकने के लिए कारगर उपाय करने चाहिए और बढ़िया कार्य करना चाहिए जिससे कि ये कंट्रोल में हो सके। दिल्ली में जिस तरह से लगातार हालत बिगड़ रहे हैं और सरकार की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं, वो लोगों की परेशानी को और बढ़ा रही है। ऐसे में पीएम मोदी के कोरोना पर एक्शन में आने के बाद लोगों को उम्मीद है कि शायद जल्द ही कोरोना को काबू में किया जा सकेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। केंद्र सरकार ने 43 और मोबाइल ऐप को बैन किया है। जिन मोबाइल ऐप को बैन किया गया है उनमें कई चीन की कंपनियों से जुड़े हैं। इससे पहले भी केंद्र सरकार 177 मोबाइल ऐप बैन कर चुकी है। जिन ऐप को सरकार ने बैन किया उन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। सरकार को इन ऐप के खिलाफ साइबर क्राइम की भी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से इन ऐप को बैन करने के आदेश जारी किए गए हैं। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, इन 43 ऐप में ऐसी कौन सी ऐप है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में होती है, चर्चाओं में रहती है?
देखिए कई ऐसी ऐप हैं जिनको बैन किया गया है, इसमें अली पे को बैन किया गया है, ड्राइव विद बैन किया गया है, स्नैक वीडियो है, कैन कार्ड है, कई ऐसी ऐप हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि ये इन सभी ऐप को जो 43 ऐप आज बैन की गई है, इसमें भारत सरकार का साफ ये कहना है कि जांच में ये पाया गया है कि ये पूरी तरीके से भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर खतरा है और कई तरह के खतरे इन ऐप्स के कारण देखने में आ रहे थे, तो उसी पर विचार करते हुए इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। आपको याद होगा कि पहले भी भारत सरकार ने कुल अभी तक 117 ऐप एक बार बैन की थी और उसके अलावा बाद में 69 ऐप और की थी, तो कुल मिलाकर के अभी तक 177 ऐप पहले बैन की गई थी और 43 ऐप अब प्रतिबंधित कर दी गई है। जी विक्रांत, इधर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के जमीन घोटाले में अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में 7 कनाल सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर घर बनाया और इसके अलावा पार्टी के लिए जम्मू और श्रीनगर में रोशनी एक्ट के तहत जमीन भी आवंटित कराई। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला पर बहन सुरैया मट्टू को भी रोशनी एक्ट का फायदा दिलाने का आरोप लगा है। न्यूज 18 के ब्रजेश कुमार सिंह की खबर के मुताबिक सीबीआई ने अभी तक जो जांच की है उससे पता चला कि फारूक अब्दुल्ला ने 1998 में जम्मू डिवीजन के संजवान इलाके में अलग अलग लोगों से 3 कनाल जमीन खरीदी, लेकिन साथ में आसपास की 7 कनाल जंगल की जमीन पर भी जबरन कब्जा कर घर बनाया। आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उनके करीबी लोगों ने भी संजवान इलाके में वन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, जिसकी बाजार में कीमत करोड़ों रुपए में है। इसमें इस जो लिस्ट आई है अभी तक उसमें बड़े नाम हैं, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टीज़ के लोग शामिल हैं, लेकिन अब आज सबसे बड़ा नाम फारूक अब्दुल्ला का भी सामने आया है। और आप ये देख सकते हैं फारूक अब्दुल्ला की ये जो ठंडी एरिया में जो ये मकान है, इन पे जो फारूक अब्दुल्ला पे एलिगेशन है कि इन्होंने जब वो चीफ मिनिस्टर थे 96 से लेकर 2002 तक, तो उन्होंने इस मकान को यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड ये पहले था, ऐसी एलिगेशन है कि ये पहले फॉरेस्ट लैंड था और इस पे उन्होंने जो 7 एकड़ जो लैंड है उस पर कब्ज़ा किया और उस पर ये जो है फिर यहाँ पे अपना एक मकान बनाया। तो ये जो ज़मीन उन्होंने ऐसी एलिगेशन लगा रही है सीबीआई की, ये जो ज़मीन है ये उन्होंने कोई रोशनी एक्ट के तहत नहीं ली, बल्कि इस पे जो है इस पे कब्ज़ा किया और उसके बाद फिर यहाँ पे अपना मकान बनाया। इसी तरह फारूक अब्दुल्ला पे ये भी इल्ज़ाम है कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने नाजायज़ तरीके से इलीगल मेथड्स अपना के जो जम्मू और श्रीनगर में जो उनके ऑफिसेज बने हैं प्राइम लोकेशंस पर, वो ज़मीन भी उन्होंने इलीगली एनक्रोच की। इस बीच जम्मू कश्मीर के 25,000 करोड़ के